गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा से अपनी एक और नई क्लास शुरू करने वाले हैं। और जो आज की जो अपनी क्लास है वो है अपने पास के अंदर एंटीपार्टम हैमरेज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब अपन पेपर की बात करते हैं जो कि जैसे कॉम्पिटेटिव लेवल के पेपर होते थे ना, उसके अंदर भी एंटीपार्टम हैमरेज जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफी क्वेश्चन कैरी होते हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनके अंदर एक से लेके दो क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना आज का नया टॉपिक जो कि है अपने पास के अंदर एंटीपार्टम हैमरेज। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है एंटीपार्टम हैमरेज, है ना। तो एंटीपार्टम हैमरेज होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात करनी है। तो अपन इसके अगर छोटे से इंट्रोडक्शन की बात करें ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी, ब्रीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी मतलब कि इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़े थे ना, इससे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था अबॉर्शन का और मोलार प्रेगनेंसी का। तो उनके अंदर भी क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी। बट वो जो ब्लीडिंग थी ना, वो कैसी ब्लीडिंग थी, वो अर्ली फेज के अंदर ब्लीडिंग थी। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो ब्लीडिंग का जो टाइम पीरियड था ना वो 12 हफ्तों से पहले का था। बट जो एंटीपार्टम हेमरेज है ना, एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है, लेट ब्लीडिंग होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ब्लीडिंग होती है। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या फीमेल जो है वो उसका जो ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो जाएगा, उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी ना वो कौन सी ब्लीडिंग कहलाती है, एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपन लेट मतलब इसको अपन है ना ब्लीडिंग एट लेट प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की, कि जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है ना उसकी डेफिनेशन क्या होती है अपने पास में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन में आता है गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से लेकर शिशु के जन्म से पहले तक वेजाइना से होने वाले रक्तस्राव को क्या बोलते हैं अपन, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि 28 वीक्स के बाद में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ना, और बिफोर बर्थ तक के मतलब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले जो ब्लीडिंग होती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, कि जो जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो कहां पर हो रही है, लेट प्रेगनेंसी के अंदर हो रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है ना उसके कॉजेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं जर्नल कॉज, जनरल कॉज। ठीक है, जर्नल कॉज की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो क्या आता है, एंटीपार्टम हेमरेज के कॉजेस को तीन भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो एंटीपार्टम हेमरेज के जो जर्नल कॉजेस है ना, उनको अपन थ्री डिफरेंट वेज के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है प्लेसेंटा से संबंधित कारक। प्लेसेंटा से संबंधित कारक, है ना, कि जिसके अंदर क्या अफेक्ट हो रही है, प्लेसेंटा अफेक्ट हो रही है। ठीक है, क्या अफेक्ट हो रही है, प्लेसेंटा अफेक्ट हो रही है, प्लेसेंटा अफेक्ट हो रही है ना। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो रीजन आता है ना, वो आता है अपने पास के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटल कॉज के अंदर सबसे पहला क्या आता है, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया। और जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना, ये अपन को 35% केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, कितने 35% केसेस के अंदर अगर कोई फीमेल है उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो 35% उसके चांस है कि उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, प्लेसेंटा प्रीविया रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर दूसरा आता है अपने पास के अंदर अब्रप्शो प्लेसेंटा। क्या आता है, अब्रप्शो प्लेसेंटा आता है। और अब्रप्शो प्लेसेंटा भी कितने परसेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है,
35% केसेस के अंदर अब्रक्शो प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ये दोनों जो टाइप है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। ठीक है, कैसे टाइप होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। ठीक है, जिनको अपन है ना पढ़ते हैं। ठीक है, और एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर इन दोनों ही टाइप को अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है, एक टाइप को तो अपन इस वाली क्लास में पढ़ेंगे, एक टाइप को अपन दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर, तो ये तो कौन से रीजन थे, कौन से कॉज थे? प्लेसेंटा से रिलेटेड कॉजेस थे ये तो। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड के अंदर आता है प्लेसेंटा के अतिरिक्त अन्य कारण। ठीक है, प्लेसेंटा से अतिरिक्त अन्य कारण जैसे कि यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, फीटल से रिलेटेड हो सकता है, या दूसरे कोई कारण। तो सबसे पहला आता है सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा का अगर अपन बोले तो कैंसर इन सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स कैंसर, अगर किसी फीमेल को सर्विक्स कैंसर है तो हाईली चांसेस है उसको क्या देखने को मिलेगा? उसको एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर आता है सर्वाइकल प्रोलेप। सर्वाइकल प्रोलेप के अंदर भी एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। और लास्ट में आता है लोकल इंजरी। लोकल इंजरी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉमा। ट्रॉमा, ट्रॉमा के कारण भी क्या देखने को मिलता है? या तो अब्रक्शो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, या फिर क्या देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरे नंबर का जो कॉज आता ना, वो होता है अनएक्सप्लेन एंटीपार्टम हेमरेज। एपीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो ये कैसा होता है? अनएक्सप्लेन होता है कि अपन को इसके अंदर कुछ नहीं पता है। ठीक है, अपन को इसके अंदर कुछ भी नहीं पता है, अनएक्सप्लेन होता है ये वाला टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जो अनएक्सप्लेन एंटीपार्टम हेमरेज होता है ना, ये 20 से 25% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर अपन को कोई नॉलेज नहीं होती कि जो फीमेल है ना उसको ब्लीडिंग हो क्यों रही है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? अनएक्सप्लेन एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें से प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रक्शो प्लेसेंटा अपने लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर टाइप्स, और आप इसको स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये अपने लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, दो टाइप का एंटीपार्टम हेमरेज होता है अपने पास के अंदर। एक तो अपन ने पढ़ा प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है अब्रक्शो प्लेसेंटा। तो अपन इस वाली जो वीडियो है ना, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया को, कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया को अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा आंशिक या पूर्ण रूप से गर्भाशय के निचले खंड, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आरोपित हो जाती है, तथा सर्विक्स की ओर जाने वाली ओपनिंग को आंशिक या पूर्ण रूप से कवर कर लेती है। तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर बात करें ना नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मली कैसा इंप्लांटेशन होता है? अपर पोस्टीरियर वॉल इंप्लांटेशन। ठीक है, जो यूट्रस की जो अपर और पोस्टीरियर वॉल होती है ना, उसके अंदर इंप्लांटेशन होता है। बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हुआ कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ना, उसके अंदर इंप्लांटेशन हुआ है, और उसके अंदर भी उसने क्या करा है? जो यहां पर ऐसा लिखा है ना ओपनिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं इंटरनल ओस। इंटरनल ओस, इंटरनल ओस को क्या कर लेगी? या तो आंशिक रूप से कवर करेगी, या फिर पूर्ण रूप से कवर करेगी। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, हर 200 में से एक प्रेगनेंसी के अंदर यह समस्या पाई जाती है। ठीक है, कि अगर 200 फीमेल है तो उनमें से एक फीमेल को क्या देखने को मिलेगा? अब्रक्शो क्या देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है,
प्लेसेंटा प्रीविया के एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन इसके संभावित कारण निम्न है। ठीक है, अगर अपन बात करें ना तो इसके जो एक होता है ना स्पेसिफिक कॉज होते हैं कि वो तो अपने पास में है ही नहीं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइडियोपैथिक कॉज होते हैं इसके। बट अपन कुछ कंडीशन को लेते हैं जिनके कारण अपन ये बता सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर डिफेक्टिव डेसिडुआ। ठीक है, डेसिडुआ। ठीक है, डेसिडुआ क्या होती है, मैंने जब इससे पहले जो क्लास ली थी ना उनके अंदर मैंने बताया कि डेसिडुआ क्या होती है ना। तो आप इससे पहले वाली क्लास से लेना ताकि आपको पता लग जाए कि डेसिडुआ क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव डेसिडुआ के कारण कई बार कोरियोनिक विलई है ना यूट्राइन वॉल में अधिक फैल जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया कॉज होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले क्षेत्र में फैल जाती है। तो पहला रीजन तो क्या हो गया प्लेसेंटा प्रीविया होने का, डिफेक्टिव डेसिडुआ। कि जो डिफेक्टिव जो डेसिडुआ थी ना वो डिफेक्ट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, उसने अपना जो सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज कर दिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण वो कहां पर पहुंच गई, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पहुंच गई। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाने के बाद भी वो किसने क्या किया, जो इंटरनल ओस था ना उसको कवर कर लिया। ठीक है, अब उसके टाइप्स आते कि या तो उसने पूरा कवर करा है या फिर उसने आंशिक कवर करा है। ठीक है, बट उसने कहां पर उसको ऑक्यूपाई कर लिया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डेसिडुआ ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो पहला कॉज तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। अब आता है अपने पास के अंदर नेक्स्ट, निषेचित अंड का निचले गर्भाशय खंड में आरोपण। ठीक है, मतलब कि इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, इम्प्लांटेशन इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है तब भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ह्यूमन होता है ना उसके अंदर कौन सा इम्प्लांटेशन होता है, अपर पोस्टीरियर वॉल यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है जो कि अपर सेगमेंट में आती है। ठीक है, बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हुआ कि जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो थी ना वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गई। अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आने का मतलब क्या, हाईली चांसेस है कि पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में एक और कारण आता है अपने पास के अंदर, प्लेसेंटा का अधिक सतही एरिया, मतलब कि इन लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, जो प्लेसेंटा है ना उसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। अब प्लेसेंटा का नॉर्मल साइज क्या होता है ना वो मैंने प्लेसेंटा की वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप एक बार जाके वहां से जरूर रेफर करें कि प्लेसेंटा का जो नॉर्मल साइज है वो कितना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, प्लेसेंटा का नॉर्मल साइज से ज्यादा साइज हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपन को क्या देखने को मिल रहा है, अपन को देखने को मिल रहा है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, लार्ज साइज किसके अंदर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में अपन क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर क्या, अगर कोई मदर है उसको डायबिटीज है और उसने अगर कंसीव किया ना तो हाईली चांसेस है कि जो उसके प्लेसेंटा है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल होते हैं अपने किसके, प्लेसेंटा के सरफेस एरिया इंक्रीज होने के। तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर, जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है ना उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है अपन में अपने पास के अंदर पूर्व में प्लेसेंटा की हिस्ट्री। ठीक है, पूर्व में प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री, कि अगर कोई मदर है उसको प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री है ना तो हाईली चांसेस है कि जो अगर वो आगे और प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके अंदर भी उसको प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आता फीमेल की उम्र 35 से अधिक और 20 से कम। ठीक है, कि अगर मदर जो है ना उसने अगर कंसीव किया आफ्टर 35 ईयर्स, कि 35 साल के बाद में उसने अगर कंसीव किया ना तो भी वुमेन को प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। और अगर एज जो है ना वुमेन की वो 20 साल से कम है
तो भी अपन को प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी अभी अपन ने बात करी, ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है ना उसका एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण अपन को प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। फिर आता है अपने पास के अंदर एक और कॉज, प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल और कोकेन का सेवन। ठीक है, ये काफी ट्रेंडिंग के अंदर है आजकल। बहुत सी फीमेल जो है ना वो क्या करती है, स्मोकिंग, अल्कोहल और इवन ड्रग्स उनका भी सेवन करती है। तो ये क्या होता है ना, ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं फीटस के ऊपर, और हाईली चांसेस है कि बेबी को क्या कॉज हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया कॉज हो सकता है। इसके बाद में आता है प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग, उसके कारण भी क्या कॉज होता है, प्लेसेंटा प्रीविया कॉज होता है। तो ये अपने पास के अंदर थे कुछ रिस्क फैक्टर जो कि इंक्रीज करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन को। अब आता है अपने पास के अंदर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के स्टार मार्क कर लेना, और वो भी 5 स्टार मार्क करना। ठीक है, बहुत हाईली चांसेस है कि आपके एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया। कि टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। ठीक है, इस टाइप को अपन लो लाइन प्लेसेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस टाइप को लो लाइन प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इस स्थिति में प्लेसेंटा का केवल कुछ भाग ही निचले गर्भाशय खंड, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आरोपित होता है। ठीक है, प्लेसेंटा का भाग इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचता है। यह आपको स्टार मार्क करके याद रखनी लाइन, कि जो टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है ना, वो तो कहां पर हुआ है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हुआ है। बट जो प्लेसेंटा है ना, उसने पूरी तरीके से इंटरनल ओस को कवर नहीं किया है। केवल कुछ परसेंट, मतलब बहुत माइनर परसेंट है प्लेसेंटा का जिसने इंटरनल ओस को कवर किया है। ठीक है, ये अपने पास के अंदर डायग्राम आता है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहां पर ये प्लेसेंटा है। ठीक है, एक सेकंड में आपको उसको दूसरे डायग्राम से बताता हूं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये प्लेसेंटा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो जो डायग्राम है ना, इसमें दोनों कंडीशन एक साथ दे रखी है। तो ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा की कंडीशन है। ठीक है, बट अगर है ना अगर इसके अंदर क्या होता, अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता ना, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में यहां पर होता अपने पास के अंदर क्या, प्लेसेंटा। ये जो मैंने ब्लैक कलर से गोला किया ना, यहां पर प्लेसेंटा होता। तो इस प्लेसेंटा को आप देखोगे ना, तो देखो ये प्लेसेंटा पूरा यहां से यहां तक कवर है। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मैं इसको डार्क कलर से कर देता हूं, यहां पर है, बट इसने ना यहां पर इंटरनल उसको पूरी तरह से कवर नहीं किया है। ठीक है, ये क्या है अपने पास के अंदर, ये वाला, ये है एबनॉर्मल कंडीशन के। अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन होता ना, तो वो यहां पर होगा। तो इसके अंदर देखो, इसने इंटरनल ओस को कवर नहीं किया है, इसलिए कौन सा टाइप कहलाता है, लोअर लाइन प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, या फिर फर्स्ट टाइप कहलाता है। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड टाइप, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। और जो टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना, इसको अपन मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इस स्थिति में प्लेसेंटा का केवल एक किनारा इंटरनल ओस तक पहुंच पाता है, परंतु इसे कवर नहीं करता है। मतलब कि क्या हुआ, आप ये मान लो 25% प्लेसेंटा ने किसको कवर कर लिया, ओस को। तो वही सेम, ये तो क्या आ गया अपने पास के अंदर नॉर्मल कंडीशन, क्या नॉर्मली ऐसा होता है। बट यहां पर देखो ये कैसी है कंडीशन, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल इंप्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, देखो यहां से ना इसने कवर कर रखा है, ये इसने यहां से कवर कर लिया, मतलब कुछ पार्ट इसने क्या कर रखा है, इंटरनल ओस को कवर कर रखा है। तो ये जो टाइप होता है ना, ये टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। अब आता है अपने पास के अंदर टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया। इसे पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इस स्थिति में प्लेसेंटा सर्विक्स के इंटरनल ओस को आंशिक रूप से कवर कर लेती है। आप ऐसा समझ लो 50% कवर कर लिया है इसने, है ना। तो 50% कवर कर लिया, तो वापस सेम ये कंडीशन तो हो गई नॉर्मल। ठीक है, ये तो कैसी कंडीशन हो गई, नॉर्मल। बट अगर एबनॉर्मल होगी ना, तो ये यहां से देखो, ये यहां तक आ गई है प्लेसेंटा, ये
तो ये कैसी कंडीशन है, ये है अपने पास के अंदर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कंडीशन, ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है और इस टाइप का अपन बोलते हैं टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया। अब आता है अपने पास के अंदर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया को अपन क्या बोलते हैं, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। 100% जो प्लेसेंटा है ना वो किसके ऊपर आ चुकी है, इंटरनल ओस को कवर कर चुकी है। तो यहां पर देखो, ये देखो, ये प्लेसेंटा ने पूरा कवर कर लिया। मैं आपको कलर दूसरा चेंज करता हूं इसका मार्कर, ये देखो पूरी प्लेसेंटा ने इंटरनल ओस को कवर कर लिया है। तो ये टाइप कैसा टाइप कहलाता है, ये कहलाता है टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर 4 टाइप प्लेसेंटा प्रीविया के। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। ठीक है, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अपन को प्लेसेंटा प्रीविया में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, क्यों वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो है ना वो इंटरनल ओस को या तो कवर कर लिया या फिर उसके नियर बनी हुई है, तो हाईली चांसेस है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। साथ में जो ब्लीडिंग होगी ना वो कैसी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। 5 स्टार मार्क करके नोट करना, कैसी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी फीमेल को। ठीक है, जो यूट्रस होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। गर्भाशय का आकार गेस्टेशन की अवधि के अनुसार ही रहेगा। ठीक है, बट फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। हाईली चांसेस है फीमेल को एनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से क्या लीक हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग के अंदर पता लगेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बट नोट, डू नॉट डन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आपको कभी भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है अगर फीमेल की ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है, और अगर आपको करना है तो आपको पहले डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हो। अदरवाइज पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। ठीक है, प्लेसेंटा की जो मतलब पोजीशन है उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे और कंफर्मेटरी के लिए एमआरआई करेंगे। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं ना वो आते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि जो फीमेल है ना उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। पहला तो शॉक। ठीक है, फीमेल जो है वो शॉक में चल जाएगी। क्यों, ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू ब्लड लॉस। क्या फीमेल का जो ब्लड लॉस हो रहा है ना उसके कारण उसको शॉक हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ठीक है, प्लेसेंटा से ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग हो जा रही है, तो हाईली चांसेस है कि जो यूट्रस का जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा, और यूट्रस के वॉल्यूम कम होने के कारण क्या हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और प्री मैच्योर लेबर कब स्टार्ट होगा, जब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, कि जो मेम्ब्रेन्स है ना वो पहले फट गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना फ्लूइड था ही नहीं कि वो बेबी को कैरी कर सके, तो उसने क्या करा, रप्चर कर दिया, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, कॉर्ड पहले बाहर आ जाएगी बच्चे की। क्यों, क्योंकि जो प्लेसेंटा है ना वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अब क्या होगा, जैसे ही लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी तो प्लेसेंटा तो ऑलरेडी इंटरनल उसके पास में, तो प्लेसेंटा पहले डिलीवर हो जाएगी और बेबी अंदर रह जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो फीटस है ना वो हाइपोक्सिया में जा सकता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होगा, कि जो ऑक्सीजन है ना फीटस की वो बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो फीटस है उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, प्लेसेंटा से मिल रही है। अब जब प्लेसेंटा की ही डिलीवरी पहले हो गई तो फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस। सेप्सिस क्यों देखने को मिलेगा, सेप्सिस इसलिए देखने को मिलेगा कि अगर मान लो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई तो अपन क्या सोचेंगे कि यार प्लेसेंटा तो पहले बाहर आ गई है ना, बट हाईली चांसेस है कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर रह सकता है, और यूट्रस में रहने के कारण क्या होगा, वहां पर फिर सेप्सिस कॉज हो जाएगा।
तो ये जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब अपन बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन की। जो फीटस है ना, उसको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, जो बेबी का जो वेट है ना, वो कम हो जाएगा। नॉर्मली वेट कितना होता है बेबी का? वो होता है अपने पास के अंदर 2.5 से 3.5 केजी। ठीक है, 2.5 से 3.5 किलो का बच्चा पैदा होता है जब वो डिलीवर होता है। ठीक है, अब उसके अंदर भी क्या होता है, जो जो इंडियन फीमेल होती है ना, वो ज्यादातर एवरेज 2.5 से 3 केजी का बच्चा डिलीवर करती है। बट जो जो अपन ऐसे बोलते हैं ना, आउटर कंट्री जैसे अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ठीक है, नाइजीरिया हुआ, वेस्ट इंडीज, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड, है ना, यहाँ के जो मदर्स होती है ना, इनके क्या होता है, बॉडी बिल्ड थोड़ा हैवी रहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन वुमेन। ठीक है, कंपेयर करें अपन इंडियन वुमेन उन वुमेन्स को, तो उनका बॉडी बिल्ड एक तो हैवी रहता है, दूसरा उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो काफी ब्रॉड होता है, साथ में जो उनकी हाइट रहती है ना, वो भी काफी ज्यादा रहती है। तो जिसके कारण वो क्या, जो बेबी डिलीवर करती है ना, उनके बेबी की जो एवरेज रहती है ना वेट, वो 3.5 से 4.5, मतलब 4 केजी तक रहती है। 4.5 तो मैक्रोसोमिया बेबी में आ जाएगा, बट अब उसके अंदर उनका एवरेज इतना ही रहता है, 3.5 से 4 केजी तक के वो बेबी डिलीवर करता है। ठीक है, बट क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में लो बर्थ वेट बेबी होगा, जिसका वेट किससे कम होगा, 2.5 केजी से कम होगा। इसके बाद में आता है इंट्रायूट्राइन डेथ। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर प्लेसेंटा से ब्लड लीक करेगा तो बेबी को ढंग से ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, और बेबी को ढंग से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर बेबी की क्या होनी है, इंट्रायूट्राइन डेथ ही होनी है। साथ में कंजेनाइटल डिफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बेबी बच जाता है तो उसके अंदर हाईली कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थे अपने पास के अंदर फीटल कॉजेज। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट कि अब अपन ने सब चीजें देख ली कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है ना, उसके कॉजेज क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा, मदर पे क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा, बेबी पे क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और मैनेजमेंट में अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो मदर को बचाना है। ठीक है, सबसे पहला किसको बचाना, मदर को। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना, इसका मैनेजमेंट दो टाइप का होता है। पहला मैनेजमेंट तो होता है एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रीटमेंट। तो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट के दौरान गर्भस्थ, ठीक है, गर्भावस्था को कम से कम 37 सप्ताह पूरे होने तक जारी रखा जाता है। मतलब कि क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसके अंदर बहुत माइनर सी ब्लीडिंग हो रही थी, तो अपन उन प्रेगनेंसी को 37 वीक से ज्यादा तक कैरी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद में जो बेबी है ना, वो और बहुत अच्छे से मेच्योर हो जाएगा, और अपन को ये डर भी नहीं रहेगा कि बेबी के लंग्स जो है वो मेच्योर हुए या नहीं हुए हैं। तो अपन को एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रेगनेंसी है ना, उसको 37 वीक्स तक कैरी करवाना है। ठीक है, जितना हो सके 37 वीक्स तक उसको कैरी करवाना है अपन को। फिर आता है पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहना है। ठीक है, बेड रेस्ट जितना वो करेगी तो उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होंगे। साथ में पेशेंट का बीपी और पल्स रेट बार बार असेसमेंट करते रहेंगे, ताकि अपन को ये पता रहे कि जो फीमेल है वो कहीं शॉक में तो नहीं जा रही है। अब आता है अपने पास के अंदर एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर एक ही होता है कि एक्टिव मैनेजमेंट के दौरान बिना ज्यादा इंतजार किए या तो प्रसव को प्रेरित कर देंगे या फिर सीजेरियन सेक्शन के द्वारा गर्भावस्था को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, अब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अब अगर अपने पास में एक ही चांस है, या तो मदर को बचा लो या बेबी को बचा लो, और हाईली चांस में अपन क्या करते हैं, मदर को बचाते हैं। ठीक है, मदर बच जाएगी तो सबसे बढ़िया है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, या तो प्रीटर्म लेबर करवा देंगे, ऑक्सीटोसिन लगा देंगे, या फिर इन्फ्यूजन लगा देंगे एनएस का, ताकि क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली या तो लेबर स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं हो रहा ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा जो टर्मिनेट कर देंगे, किसको, प्रेगनेंसी को। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि अपन ने बेबी को मार दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर बेबी 34 वीक्स के बाद में अगर डिलीवर हुआ ना, तो अपन इतने कैपेबल है, इंडिया के अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि वो जो बच्चा है ना उसको सर्वाइव करवा देगी आगे के लिए। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड मैन जो एक्टिव मैनेजमेंट है ना, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अपन ने टर्मिनेट कर दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का मतलब बेबी को डेथ करना नहीं होता है। क्या होता है कि अपन ने क्या करा है, बेबी को डिलीवर करवा दिया, अब अपन उसको मैकेनरी, मतलब मशीनरी पे रखकर उसको अपन क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे।
ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लीडिंग की मात्रा को असेस करते रहना है। ठीक है, और जो फीमेल के जो पेरिनियल पैड्स आते हैं ना, उनकी जांच करते रहना है। अगर उनके अंदर ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग दिख रही है ना अपन को, तो मदर को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटलाइज करवाना है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते रहना है ताकि फीटस की स्थिति का पता चलता रहे। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते रहना है। ठीक है, फ्लूइड रिससिटेशन करना है, क्यों? क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो वाटर लॉस हो रहा है एक तरीके से, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है पेशेंट। इसलिए अपन क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड चढ़ाते रहेंगे। साथ में क्या करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे, है ना? क्या करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे। बट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फीमेल की वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और अपन फीमेल को क्या एडवाइस करेंगे कि जब भी वो रेस्ट करे तो उसको लेफ्ट रेगुलर पोजीशन में ही रेस्ट करना है। ठीक है, आपको ये वाली पोजीशन दिख रही होगी, इसके अंदर क्या है, एक पिलो तो मदर के सर के नीचे है, एक पिलो अपन क्या करते हैं, जो मदर का एब्डोमेन है उसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, जो एब्डोमेन का जो प्रेशर है ना वो नहीं लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो मदर है उसका बीपी भी कंट्रोल रहता है, और उसको ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर, क्या ये था अपने पास के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया। तो अपन एक छोटी सी समरी ले लेते कि अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, समरी सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन। ठीक है, अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो 12 हफ्ते से पहले जो ब्लीडिंग होती है ना, वो क्या कहलाती है, अबॉर्शन कहलाती है। बट 28वें वीक से बाद में और बेबी के डिलीवर होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है ना, वो क्या कहलाती है, एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती है। उसके बाद अपन ने उसके जर्नल कॉजेज देखे थे, जर्नल कॉजेज देखे थे। उसके बाद में अपन ने देखे थे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में अपन ने दो टाइप्स पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था अब्रक्शो प्लेसेंटा, सबसे पहला अपन ने पढ़ा था प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था अब्रप्शो प्लेसेंटा, अब्रप्शो प्लेसेंटा। ठीक है, फिर अपन ने ना स्टार्ट किया था प्लेसेंटा प्रीविया को। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने किसकी बात करी थी, प्लेसेंटा प्रीविया की बात करी थी। फिर अपन ने ना यहां से डिस्कस करी थी डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, फिर अपन ने देखी थी कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। उसके बाद अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, 4 टाइप्स के बताए थे अपन ने। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया अपन ने देखा था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखे थे, उसके बाद में अपन ने देखे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे थे। उसके बाद में अपन ने क्या देखे थे, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, डायग्नोसिस देखे थे अपन ने, और लास्ट में अपन ने क्या देखा था, ट्रीटमेंट, कि किस तरह ट्रीट करना है अब्रक्शो प्लेसेंटा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपन ने इस वीडियो में देखा था किस तरह ट्रीट करना है प्लेसेंटा प्रीविया को। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और मेरा जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि जो आपका जो ओबीजी का जो सिलेबस है, ठीक है, जो मिडवाइफरी का जो सिलेबस है ना, उसके नोट्स और उसकी क्लासें पूरी हिंदी में रखी जाए। ठीक है, जो मैंने ये जो सीरीज बनाई है ना पूरी, ये मैंने पूरी सीरीज जीएनएम और एनएम को ध्यान में रखकर बनाई है। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक करना। ठीक है।